माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन के कारण प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। आपको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ये है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। तो मैं आपको बताऊं, 1947 में भारत का राजनीतिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा विकट थी। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दंगे देखने को मिल रहे थे। इस एक तरफ मुस्लिम लीग है वो अलग पाकिस्तान अपना अलग देश बनाने की मांग कर रही थी। उसी तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी मतलब हिंदू मुस्लिमों को अलग नहीं करना चाहते थे। वो किसी भी प्रकार का राजनीतिक रूप से हक नहीं देना चाहते थे मुस्लिम लीग के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो आज़ादी का योगदान है आंदोलन में, इतना ज़्यादा योगदान उनका नहीं रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो सांप्रदायिक दंगे हैं और जो सत्ता का हस्ताक्षर है, मतलब हस्ताक्षरण है, जो देन है, वो धीरे धीरे उसमें देरी देखने को मिल रही थी। इस कारण क्या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हिंसा देखने को मिल रही थी और जनता है वो अंग्रेज़ों से भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। तो इसी को लेकर जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने भारत के जो आपको पता है अंतिम वायसराय थे, इन्होंने सत्ता का हस्ताक्षर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। कब? 3 जून 1947 को। और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी के आधार पर भारत का विभाजन और स्वतंत्रता संभव हुई। और जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना नामक एक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का जो सत्ता का स्थान है वो क्या है, किसको दे दिया जाता है? भारतीय लोगों को दे दिया जाता है। और इससे भारत पाकिस्तान की भी विभाजन अलग होता है और भारत के स्वतंत्रता की भी पृष्ठभूमि इस चीज़ से तैयार हो जाती है। अब इसके भारत के विभाजन के क्या क्या कारण हुए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के क्या क्या कारण हुए? सबसे पहला था मुस्लिम लीग की मांग। तो जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा लाहौर प्रस्ताव 1940 रखा गया, जिसमें एक अलग मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने की मांग की गई, जिसका नाम क्या था? पाकिस्तान रखा जाए। और ये लगातार मांग उठ रही थी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी उनके द्वारा। अगले वाला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव और तंगे। तो विशेषकर 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के बाद में लगातार हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में जो सांप्रदायिकता की भावना है वो एकदम खत्म हो चुकी थी और आपस में दंगे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे थे। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति एकदम कट्टर व्यवहार रखने लगे थे। बहुत से लोग हैं उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। आपको पता है पाकिस्तान से ट्रेन, लाहौर से जो दिल्ली तक ट्रेन आती थी वो खाली आती थी वहाँ से भरकर, और यहाँ से जाकर वहाँ लोग पहुँचते थे वो भी पूर्ण रूप से मरे हुए लोग ही पहुँचते थे। तो इसी के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना है, उसकी असफलता और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो असविश्वास लगातार देखने को मिल रहा था, इसी के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना है वो भी फेल हो गई थी। कि उसमें क्या प्रयास किया गया था कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारत में विभाजन, भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन नहीं हो और कांग्रेस और जो मुस्लिम लोग लीग के जो लोग हैं उनके बीच में कहीं भी जाकर मध्यस्थता कराई जा सके। ये जो कोशिश थी लगातार विफल हो गई थी। ब्रिटेन की जल्द सरकार छोड़ने की मजबूरी। तो ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक संकट है वो गहरा चुका था। उनके खुद के पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। उनका देश भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उनमें भी गहरा युद्ध देखने को मिल रहा था। तो वहाँ उन लोगों को भी बाहर छोड़ना था। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक दृष्टि से भारत के ऊपर भी पैसा लग रहा था, यहाँ के लोग भी चाहते थे कि कैसे भी करके उनको आज़ादी दी जाए, और वो लोग लगातार दंगे वगैरह भड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। उनसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से अब भारत है उनके लिए कोई फायदेमंद सौदा नहीं रह गया था। इसलिए वो चाहते थे कैसे करके भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। अगला क्या है? प्रांतीय स्तर पर सांप्रदायिकता व राजनीति का बढ़ावा देखना। तो जो छोटे छोटे प्रांत थे उनके अंदर, जैसे जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहाँ पे हिंदुओं पे लगातार क्या अटैक हो रहे थे, जहाँ पे हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ पे मुस्लिमों पर लगातार अटैक होते देख रहे थे। क्योंकि ये आपको पता है जब भी ऐसा समय आता है तो राजनीतिक रूप से सक्रियता का समय आता है, और कुछ लोग अपनी राजनीति के फायदे में कुछ लोगों को मतलब अपने फायदे के लिए सांप्रदायिकता दंगे व जो आपके सामने हेट स्पीच वगैरह भी फैलाते हैं। तो इससे क्या हुआ था, जो सांप्रदायिकता वो और बढ़ती जा रही थी और जो अंग्रेज है वो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे थे। अब माउंटबेटन की जो योजना है 3 जून 1947 को जो पेश की गई थी, उसमें पहला था भारत का विभाजन। तो उसमें भारत के विभाजन की बात की, जिसमें किन 2 देशों की बात की गई थी? भारत और पाकिस्तान है, उन 2 देशों की मांग की गई थी।
फिर क्या, सीमा को निदान करना। तो पंजाब और बंगाल के हिंदू व मुस्लिम के बहुल क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया गया था। तो आपको पता है सीमा है उसका विभाजन कर दिया गया। पंजाब और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम थे, जैसे पंजाब के जो मुस्लिम बहुल वाला इलाका था वो पाकिस्तान को दे दिया, हिंदू बहुल इलाका था वो भारत को दे दिया। बंगाल में भी है क्या, जो आपके सामने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बनाया गया, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, पश्चिमी बंगाल है वो भारत के हिस्से में आ गया, जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम देखने को मिलते थे पूर्वी बंगाल में वो पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। सीमांकन जो सीमा है, जो सीमाएं देखने को मिलती थी उसके लिए रेड क्लिफ आयोग है उसका गठन भी कर दिया गया था। तो जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं थीं उसको निर्माण करने के लिए रेड क्लिफ आयोग है उसकी गठन कर दिया गया था। अगले वाला पॉइंट है देशी रियासतों की स्थिति। उनने भारत व पाकिस्तान में विलय का विकल्प, तो भारत और पाकिस्तान है उनकी देशी रियासतें हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान विलय का विकल्प दिखाया गया कि कोई चाहे तो भारत में भी मिल सकता है और चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकता है। तो अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी इनमें लड़ाई रहे, ये कैसे भी एक ना हो सके, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या, रियासतों को खुला छोड़ दिया, जो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, जो चाहे तो भारत में मिल सकता है। सत्ता का हस्ताक्षरण की तिथि कब थी? 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे ऑफिशियली। उसी दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को। पाकिस्तान को 14 अगस्त को किए गए थे, तो वहाँ पर 14 अगस्त को मनाया जाता है। फिर क्या कर दिया गया, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी संविधान सभा का निर्माण किया था। जो भारत में जो बुद्धिजीवी लोग थे और जो लोग संविधान के निर्माण से संबंधित कानून के ज्ञाता थे, उनके लिए उनको संविधान सभा में रखा गया। ऐसा ही कार्य पाकिस्तान में भी किया गया था। अगले वाला है माउंटबेटन की योजना का प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिले माउंटबेटन योजना के? पहला था सकारात्मक प्रभाव। तो जो सत्ता है उसके स्थान जो बदलाव देने की जो तिथि है वो भी निश्चित हो गई थी। एक तो इससे क्या हुआ, लोगों में सकारात्मकता की भावना की कि चलो ठीक है, भारत को आखिरकार आज़ादी देखने को मिल रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता मिली। तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो आपस में जो सत्ता की लड़ाई थी वो भी आखिरकार खत्म हो गई और भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता देखने को मिलती है। साथ ही साथ सत्ता हस्ताक्षर उपेक्षा कर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, हालांकि विभाजन हिंसक रहा। तो जो सत्ता है उसमें जो अंग्रेज थे और जो भारतीय लोग थे उनके बीच में जो सत्ता का आदान प्रदान है वो एकदम सही से हुआ। लेकिन विभाजन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में होता तब बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और बहुत से ज़्यादा लोग हैं वो अपनी जीवन से हाथ उनको धोना पड़ता है। जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि फिर जो पड़ोसी भी होता वो एक दूसरे के प्रति क्या कट्टर दुश्मन बनता चला जाता। नकारात्मक प्रभाव की बात करें, सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं भारत और पाकिस्तान में। तो इस विभाजन के दौरान लाखों लोग हैं वो मारे जाते हैं और करोड़ों लोग विस्थापित होते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, सांप्रदायिक दंगों के दौरान, विभाजन के दौरान बहुत सारे लोग हैं वो मृत्यु के घाट उतरते हैं और करोड़ों लोग हैं वो क्या जाते हैं, विस्थापित होते हैं। अगले वाला पॉइंट है स्थायी रूप से भारत पाकिस्तान का विवाद, और विशेषकर जो कश्मीर का मुद्दा था, यहाँ का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा रहता है और आज तक भी वो मुद्दा है। आपको पता है दोनों देशों के बीच में जो मुख्य रूप से जो विवाद की जड़ है वो कौन सा है, कश्मीर आपको देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच में क्या रहता है भारत पाकिस्तान में कि पाकिस्तान चाहता है कि हम इसको ले लें और भारत चाहता है कि हम इसको प्राप्त कर लें। और कश्मीर के जो राजा थे वो चाहते थे कि मैं स्वतंत्र रह सकूँ। तो पाकिस्तान ने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या करता है, वहाँ पे आक्रमण कर देता है। लेकिन भारत की सेना आखिरकार वहाँ पर हस्तक्षेप करती है और भारत में मिला लेती है उनको। आखिर सामाजिक आर्थिक स्थिरता व शरणार्थी समस्या, उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो आपको पता दंगे देखने के बाद में लोगों के सामने सामाजिक रूप से एक उन्हें जो वही पाकिस्तान से आए लोग विस्थापित करके भारत आए थे, उन लोगों के पास जो बाहर से पाकिस्तान लोग गए थे उन लोगों के पास वहाँ के समाज में ढलने के अनुरूप रहने की जगह, खाने पीने की समस्या, और जो शरणार्थी मतलब जो दूसरे देश से किसी देश में पहुँच जाते हैं उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। मूल्यांकन की बात करें तो माउंटबेटन योजना ने ब्रिटिश शासन का अंत किया और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। तो माउंटबेटन योजना से क्या होता है, ब्रिटिश शासन है उसका अंत होता है और आखिरकार भारत के लोगों को स्वतंत्रता देखने को मिलती है। लेकिन यह भारत में एकता बनाने में विफल रही। लेकिन ये योजना है भारतीय लोगों में एकता इससे नहीं बन पाती है।
यह विभाजन की आवश्यकता और अंतिम राजनीतिक सर्जरी कहा जा सकता है। यह क्या थी? यह विभाजन का सबसे आवश्यक, मतलब बहुत प्रयास किए गए भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन नहीं हो, लेकिन आखिरकार विभाजन देखने को मिलता है। और इन जो लोगों का मानना था कि यही अंतिम उपाय है, और ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक और दर्दनाक एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है इस चीज़ को। निष्कर्ष की बात करें, माउंटबेटन योजना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ था, जिसने स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन का भी मार्ग प्रशस्त किया। तो माउंटबेटन योजना है, यह भारत के इतिहास का सबसे जरूरी भाग में से एक था, जिसने क्या सब भारतीय लोगों को स्वतंत्रता का मार्ग दिया। ये स्वतंत्रता के साथ, इसके साथ स्वतंत्रता के साथ आती है पीड़ा और बलिदान का प्रतीक। तो इस स्वतंत्रता के साथ लोगों में क्या देखने को मिला? लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है सांप्रदायिक दंगों में, साथ के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारे लोग भी शहीद हो गए। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है इतिहास में, भारत का इतिहास, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके सभी प्रश्नों का आपको मैं क्या करा रहा हूँ? सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा और प्रभाव को बताइए। तो जो भारत में बंगाल के विभाजन के बाद में जो स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, उसकी क्या स्वरूप होता है भाई, वो क्यों शुरू होता है और उसके क्या क्या भारतीय समाज पे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने, तो इसको अपन अच्छे से करेंगे। साथ के साथ आपको क्या करना है? इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से, आप इस प्रश्न को जरूर से कर लोगे। साथ के साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना आपको। तो शुरू करें। स्वदेशी आंदोलन है, ये क्या होता है? आपको पता है 1905 का जो भारत में बंगाल विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद में देखने को मिलता है, होता क्या है, भारत के अंदर बंगाल है वो सबसे मुख्य केंद्र रहता है किसका? स्वतंत्रता आंदोलन का। यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे और बड़े बड़े जो आंदोलनकारी थे वो यहाँ से निकल कर आ रहे थे। जितना भी बड़ा आंदोलन होता था बंगाल से निकलकर, उसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं, उसकी जड़ बंगाल से जुड़ी हुई होती थी। तो अब क्या लगने लग गया अंग्रेजों को कि हमें इस देश से निकाल फेंकने का बंगाल का मुख्य भाग रहेगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद में इन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। उसमें क्या था? धार्मिक पक्ष से लोगों को तोड़ दो, इनकी प्रमुख नीति थी। तो इन्होंने क्या कर दिया? बंगाल का धार्मिक आधार पर दो भागों में विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कौन सा किया? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। आज के समय आप बांग्लादेश देखते हो वो था पूर्वी बंगाल, और आज के समय बंगाल जो भारत में, वो कौन सा था? पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल में क्या था? हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, और पूर्वी बंगाल में क्या थी? मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। इनका लक्ष्य क्या था? बंगाल को इस तरीके से तोड़ दो कि हिंदू और मुस्लिम है वो टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल से उखड़कर निकल कर आता है वो कमजोर पड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए ये इन्होंने क्या किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन कर दिया था, और उसको विरोध करने के लिए भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें ये लक्ष्य लिया जाता है कि हम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसमें जो ये बंगाल का विभाजन किया गया इसके विरोध किया जाएगा। और इस विरोध में क्या करेंगे? हम जो स्वदेशी चीजें हैं उनका बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। तो ये थी आपकी मुख्य परिचय और रूपरेखा स्वदेशी आंदोलन की। अब अपन आगे बढ़ेंगे इसके। स्वदेशी आंदोलन की क्या रूपरेखा थी? पहला, बंगाल विभाजन का विरोध 1905। तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा धार्मिक आधार पर विभाजन करने के विरोध में आंदोलन की शुरुआत होती है। तो कब शुरुआत होती है? 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया, उसी से इस जो आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है। और किस आधार पर किया गया था? धार्मिक आधार पर यह विभाजन किया गया था। अगले वाला पॉइंट है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो भारतवासियों ने इस जो स्वदेशी आंदोलन में पहला लक्ष्य क्या रखा कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज क्या करते? अंग्रेजों के पास मशीनरी थी, भारत में कच्चा माल था, तो अंग्रेज कच्चा माल बाहर से उठाते, सस्ते में कर लगाकर भारतीय किसानों को परेशान करके शोषणकारी नीतियों के द्वारा,
इंग्लैंड में ले जाते, वहाँ पर मशीनों से सस्ता बनाते और भारत में ले जाकर बेच देते, क्योंकि भारत का जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर खरीदार कम थे, तो यहाँ पर बेच देते सस्ते में। अब क्या हुआ, भारतीय लोगों के पास उतनी उन्नत तकनीक नहीं थी। भारत में जो चीज़ 10 रुपये में बन रही थी, अंग्रेज उसको क्या करते थे, सारा काम कर करा के सस्ते में माल लेकर 8 रुपये में भारत में बेच रहे थे। तो अब क्या है, भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए। तो इसी की अपील में जो सबसे पहले क्या देखा लोगों ने, भारतीय लोगों ने, कि इनको आर्थिक रूप से चोट देनी है, तो आपने को क्या करना है, अंग्रेजी चीज़ों को बहिष्कार करो, अपनी खुद की चीज़ों को बनाओ, जिसमें वस्त्र हो गए, खाद्य वस्त्र हो गए, चीनी, साबुत कपड़ा, जो भी चीज़ हो गई, इन सब चीज़ों को त्याग कर हमें क्या करना है, खादी कपड़े में अपना जो खुद का भारतीय जो सूती उद्योग था उसको आगे बढ़ाना है, देसी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो यही है कि भारतीयों ने क्या किया, स्वदेशी चीज़ों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। अगले वाला पॉइंट है विदेशी वस्तुओं की होली। तो इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरोध दर्शाने के लिए जो अंग्रेजी वस्त्र होते थे उनको सबसे पहले इन्होंने त्यागना शुरू किया और विदेशी कपड़ों की क्या कर देते, उनको जलाना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू कर दी और खादी को अपनाना शुरू कर दिया। तो इससे दो फायदे हुए, एक तो अंग्रेजों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, दूसरा हमारे उद्योग धंधे भी बढ़ने लग गए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो शिक्षण संस्थान है उनका निर्माण होने लग गया। जैसे कलकत्ता, पुणे और अन्य शहरों में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्थान खोले गए, जिससे लोगों को क्या हो, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो सके। अगले वाला पॉइंट है प्रचार के माध्यम। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन था, इसके लिए प्रचार के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यम अपनाए गए, जैसे लेख लिखे गए, भाषण, नाटक, कविताएं और गीत और चित्रों के माध्यम से जनता को क्या किया गया, जनता को जागरूक करने का कार्य किया गया। तो ये अलग अलग तरीके अपनाए गए, जिसमें लेख लिखकर, भाषण देकर, नाटकों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि जो हमें अपने ये स्वदेशी आंदोलन है इसको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना, हमें राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाना है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, लोग होते हैं ना, वो क्षेत्रीय भाषा में अब कोई इंसान कोई आपको पढ़ाने के लिए आए और वो आपको एकदम गहरी गहरी बड़ी बड़ी बातें करें तो आप नहीं समझ पाओगे। कोई इंसान आपकी भाषा में प्यार पूर्वक समझाए सरल सी भाषा में तो आप जल्दी से समझ पाओगे। तो यही है, जो लोग कम समझ पाते, जो लोग अनपढ़ थे, जो कम शिक्षित थे, उसमें उनको लेख के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो ये आज के समय जो भारत का जनगण मन देखते हो, ये उस समय के जो आंदोलन हुआ था तभी तो लिखा गया था। तो इस प्रकार के क्रांतिकारी कविताओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। राजनीतिक भागीदारी। तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख नेताओं ने क्या किया, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसमें इसको एक प्रखर रूप से, क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया, ताकि ये जनता के हर क्षेत्र तक पहुंच जाए, जनता इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो। अब क्या हुआ, जो ये स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं, इसके क्या क्या समाज पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो पहले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना की जागरूकता। तो जागरण। तो लोगों के अंदर ये जो आंदोलन फैला, इससे क्या हुआ, हर व्यक्ति में राष्ट्रीय भावना है उसके फैलने लग गई, हर व्यक्ति के पास राष्ट्रीय भावना का जागरण होने लग गया। तो लोगों में स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल हुई। तो इससे क्या हुआ, लोगों में जो स्वाभिमान की भावना थी कि भाई हाँ, ये अंग्रेज हैं, विदेशी हैं और हम पर राज कर रहे हैं और हमारा विभाजन कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, अब लोगों में स्वदेशी भावना है कि भाई हम तो अपने लोगों के साथ रहेंगे, अपने लोगों की चीज़ें खरीदेंगे, इनकी चीज़ क्यों खरीदें। समझ में आ गया। अब ठीक सोचो, थारो भाई कोई काम कर रहा है, दूसरा कोई और परिवार और कोई आदमी कोई काम कर रहा है, तो थे पहले किन काम करवाओगा, कोई काम करवाना तो थारा भाई क्यों करवाओगा, भाई चीज़ है। तो यही भावना फैली लोगों में कि भाई हमें तो कोई भी साथ देना तो किसके देना, अपने लोगों का ही साथ देना, इन अंग्रेजों को बहिष्कार करो। अगले वाला पॉइंट है देसी उद्योगों का विकास। तो क्या हुआ, चरखा, खादी, कुटीर उद्योग है, इन सब मिलों को प्रोत्साहन मिला। तो उस समय क्या हो गया था, जो सूती वस्त्र था वो पूरी तरीके से भारत में ख़त्म हो चुका था। तो अब ये जो स्वदेशी आंदोलन मिला, तो इससे क्या एक नई उन लोगों में ऊर्जा फैली और जो हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग था ये फिर से खड़ा होने लग गया। इससे लोगों को रोजगार मिला तो पैसे आए और पैसे आता है तो आपको पता है आर्थिक क्रांति लोगों में सामाजिक क्रांति फैलाने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट, राष्ट्रीय चेतना का विकास।
राष्ट्रीय चेतना का विकास क्या होता है, इस आंदोलन ने पहली बार लोगों को एकजुट किया, साथ के साथ लोगों में ये भावना फैली कि अंग्रेज है हमारे खिलाफ है, इनको हमें क्या करना, देश से उखाड़ कर फेंकना है। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन और गहन राजनीतिक सक्रियता का प्रेरणा मिला। तो सबसे पहले लोग क्रांतिकारी विचार लोगों में फैले, लोगों में पहली बार राजनीतिक सक्रियता आई, लोग एक जगह इकट्ठा होकर अंग्रेजों का पहली बार सक्रिय रूप से विद्रोह किया इस आंदोलन के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना। तो इससे क्या हुआ, एक तो मतलब राष्ट्रीयता तो फैली, क्रांतिकारी आंदोलन तो फैला ही फैला, इससे क्या हुआ, एक चीज़ और सही हो गई कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा मतलब शिक्षा है वो भी अब क्या हो गई और मजबूत होनी शुरू हुई, जिसमें बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे जो संस्थान थे उनकी स्थापना हुई। और जब शिक्षा फैलती है तो समाज में क्या हो जाता है, समाज में स्वतंत्रता की नींव अपने आप ही रखी जाती है। तो यही हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा के संस्थानों के माध्यम से स्थापना से समाज में जो शिक्षा फैली, और शिक्षा फैली तो क्रांति अपना आप ही बढ़ती चली गई। अगले वाला पॉइंट है महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। तो ये जो आंदोलन हुआ इसमें महिलाएं हो गई, छात्र हो गई और सामान्य जन जो आम लोग हैं समाज के, उन तक भी ये क्या हुआ, ये आंदोलन पहुंचने लग गया। पहले आंदोलन होते थे लेकिन राजनीतिक रूप से ऊपर लेवल पे रह जाते थे, आम जनता इससे नहीं जुड़ पाती थी। लेकिन ये आम जनता का मुद्दा था, आम मनुष्य से जुड़ा, क्योंकि स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात की तो हर व्यक्ति उस आंदोलन से जुड़ता चला गया। तो यही हुआ कि युवा और जो महिलाएं थे जो अब तक सामाजिक रूप से क्या पिछड़े हुए थे, किस चीज़ में, आंदोलनों में, या फिर समाज भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, अब उन लोगों का भी इन आंदोलन से क्या हो गया, जुड़ाव होना शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन से। अगले वाला पॉइंट है ब्रिटिश शासन को चुनौती। तो क्या हुआ, ये पहली बार जो आंदोलन था इसमें लोग एकजुट होकर सबसे पहले इन्होंने, भारतीय लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू किया। तो सबसे पहले अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि भारतीय लोगों में अब पहले की तरह आप उनका क्या नहीं कर सकते, उनको शोषण नहीं कर सकते हो। अब वो लोग समझदार और जागरूक हो चुके हैं, अब आप उन पे इतनी जो शोषणकारी नीतियां हो गई, आप उनका हर तरीके से शोषण नहीं कर सकते हो। अब ये लोग एकजुट हो गए हैं और अब हमारे दिन है वो थोड़े ही रह गए हैं भारत के अंदर, अब हमारा शासन ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। अब निष्कर्ष की बात करें, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। तो ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ इसने क्या किया, हर जनता तक ये जो आंदोलन है ये पहुंचा, और इसका क्या हुआ, इस स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नई दिशा दी। यह केवल आर्थिक बहिष्कार ही नहीं था। तो ये जो आंदोलन है इसमें केवल लोगों को एक आर्थिक बहिष्कार ही नहीं देखने को मिला, बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक चेतना का व्यापक आंदोलन बन गया। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इससे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना का भी एक नया आंदोलन के रूप में उभर कर आया। लोगों में आर्थिक रूप से चेतना पहुंची, लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, जो बड़े बड़े नेता इन्होंने राजनीतिक रूप से एकता दिखाई, सांस्कृतिक रूप से लोग इकट्ठे हुए कि हमें तो भारतीय लोगों के साथ रहना है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये व्यापक रूप से फैलने लग गया, और आगे जाकर यही आंदोलन असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन की रूपरेखा इसी आंदोलन से तय होती है, और इसी आंदोलन से भारत में एक नई दिशा तय होती है, क्रांतिकारी आंदोलन की, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की। तो ये जो भारत का पहला जो प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सफल आंदोलन था, कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। और इसके बाद में इसको क्या किया गया, जो बंगाल विभाजन उसको रद्द भी करना पड़ा था। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर जब हम तैयारी करते हैं तो पेपरों के बाद में हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान राजस्थान से कोई भर्ती हो गई, एसएससी जीडी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी सीजीएल हो गई, तो इससे संबंधित हमको कोई ऐसी किताब बता दो जिनको पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो सके और हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो सके। तो मैं सबसे बेस्ट टीचर्स की और सबसे बेहतर किताबों का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और उन किताबों को खरीद सकते हो सबसे सस्ती प्राइस में। जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सबसे सस्ती जो किताबें मिल रही थी, पूरा कॉम्बो पैक उन्हीं किताबों का, और सबसे बेस्ट और सबसे जेन्युइन किताबों का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जाकर आप वहाँ से खरीद सकते हो। और अगर आपको खरीदनी है और आपके पास अभी पैसे नहीं है तो कार्ट में डालो, जैसे सेल आ जाएगी थोड़े दिनों बाद में तब खरीद लेना। तो सारे के सारे बच्चे जो खरीदना चाहते हैं जल्दी से कर लो, अभी ऑफर है, फिर बाद में ऑफर है वो चला जाएगा। तो
मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है इतिहास का, भारत का इतिहास, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको अन्य प्रश्नों के भी आंसर मिल जाएंगे इस पेपर से संबंधित। और आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो जो भारत में राष्ट्रीय चेतना मतलब भारत का जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसको एक नई रूपरेखा मिली, वो कैसे आगे बढ़ा और कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली। तो वो कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। फिर भावना क्या होती है, भावना एक छोटा आंदोलन होता है, आंदोलन क्रांति का रूप लेती है और क्रांति क्या होती है, फिर समाज में बदलाव का रूप लेती है। तो यही है कि ये चेतना, सबसे पहले लोगों के अंदर ये भावना कैसे आई राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्रीय जो आंदोलन खड़ा हुआ वो किस भावना के नींव पर खड़ा हुआ, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो शुरुआत करें अपन वीडियो की। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास कहाँ से हुआ, 19वीं शताब्दी के से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, ये वह समय था जब लोग राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता की भावना और विदेशी शासन के प्रति विरोध का भाव जन्म लेने लगा। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब कोई भी नई व्यवस्था आती है तो लोग क्या करते हैं, लोग पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा विरोध करते हैं। तो अंग्रेज आए तो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें जो बंगाल पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आए तो कंपनी बन के थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपना राज जमाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, जनता धीरे धीरे इनके मतलब न चाहते हुए या चाहते हुए भी क्या हुई, साथ होने लग गई थी। लेकिन फिर इनका क्या हुआ, जैसे सत्ता आपके हाथ में आने लग जाती है, आप क्या हो जाते हो, निरंकुश हो जाते हो, जनता का परवाह करनी छोड़ देते हो। तो यही होता है, जो अंग्रेज है उन्होंने क्या कर दिया, जनता से इनको कोई मतलब नहीं था, खुद के मुनाफे के लिए, और भारतीय लोगों को इन्होंने पूरी तरीके से शोषण करने का कार्य किया। तो 19वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ, लोग जागरूक होने लगे कि अब ये अंग्रेज हैं, ये हमारे देश को, हमारे प्रति अब इनका निरंकुश शासन बहुत हुआ, अब हमें अपने देश की अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, हमें स्वदेशी शासन को लेकर आना है। तो लोगों में किस प्रकार की भावना शुरू हुई, राष्ट्रीय एकता सबसे पहले किसमें आई कि हम भारतीय हैं और ये अंग्रेज क्या बाहरी लोग हैं, हमें एक होकर इन्हें उखाड़ कर फेंकना होगा। ये तो संख्या में कुछ हैं और हम इतनी ज़्यादा संख्या में हैं तो भी हम इन पे शासन करवा रहे हैं। स्वतंत्रता की भावना, लोग क्या हो गए थे, लोग जो अंग्रेज है उनके जो निरंकुश शासन, उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसमें बंधन में बंध गए थे एकदम। तो उनके कारण उनके अंदर जो विद्रोह की भावना है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो इसमें लोगों के अंदर क्या है कि अब हमें बस इनके जो निरंकुश शासन है इनसे कैसे भी करके स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। और जो विदेशी शासन था, बाहरी लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा था, इसके विरुद्ध उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग अलग तरीके से, सामाजिक तरीके से। क्यों, अंग्रेज क्या, हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई, महिलाओं के प्रति अधिकार हो गए, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब प्रथाओं को खत्म करते जा रहे थे। तो उस समय लोगों को क्या लग रहा था, ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो समाज का जो निचला तबका था, समाज का वो तबका जो राजनीति में कम था, उन लोगों को भी ये महसूस होने लग गया कि अब हमें समाज में बदलाव लाना चाहिए। राजनीतिक रूप से जो भारतीय राजनेता थे, अब वो क्या हो गए, भारतीय लोग भी शिक्षित होने लग गए, तो उनके अंदर भी राजनीतिक रूप से समझ आने लग गई कि अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। और आर्थिक रूप से क्या हुआ, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से पैसा कमाते थे और अंग्रेज भेज देते, इंग्लैंड भेज देते थे। अब भारत से पैसा कमाया, अगर भारत में वही पैसा लग जाता तो भारत का विकास होता, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने भारत से पैसा तो कमाया और अंग्रेज विदेशों में भेज दिया। क्या किया, भारत के कारखाने खत्म कर दिए, भारतीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, भारत पे इतना ज़्यादा कर लगा दिया कृषि पर कि भारत का विकास बिल्कुल हो गया, भारत तो गरीब होता चला गया और अंग्रेज अब भ्रष्टाचार करके अमीर होते चले गए। तो ये सब प्रमुख कारण थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अब आपको बताऊंगा राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कारण, मुख्य बिंदु है जो आपको एग्जाम में लिखे आने, वो कौन से हैं। ये तो मैंने परिचय के रूप में आपको सारी चीजें समझाई हैं। पहले वाला, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां। तो पहले चीज क्या थी, जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना को नष्ट किया। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश शासन ने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कर लगाया, कृषि पे कर लगा दिया, खेती को ज़बरदस्ती करवाने लगे, नील जैसी खेती है तो। और जो भारत में जो पैसा आता था उसको क्या कर देते थे, विदेश में, इंग्लैंड में भेज देते थे, यहाँ पर तो पैसा खर्च करते नहीं थे। तो भारत का तो आर्थिक विकास हुआ नहीं और बल्कि लोग गरीब और गरीब होते चले गए।
सामाजिक रूप से जो प्रथाएं थी उनको खत्म करने का कार्य किया और जो सांस्कृतिक रूप से भी नष्ट करने का कार्य किया। मैंने परिचय में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इससे क्या हुआ, भारी किस तरीके से भारी कर लगाकर कच्चे माल की लूट और देसी उद्योगों का विनाश करके इन्होंने क्या कर दिया, भारत की जो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको नष्ट करने का कारण किया। इस कारण लोगों में विद्रोह है वो उत्पन्न हो गया। अगले वाला क्या है, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। राजा मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयास और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय आधुनिक सोच पर पहुंची। तो क्या हुआ, आपके समय उस समय स्वामी विवेकानंद हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये इन जैसे बड़े बड़े जो क्या समाज सुधारक रहे, प्रमुख समाज सुधारकों, उनके बाद और भी लोग आए जिनके क्या हुआ, जिनसे समाज के अंदर आधुनिक शिक्षा पहुंची। जो ये अंग्रेजी शिक्षा है ये पहुंची, इसमें क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा, यूरोपीय शिक्षा की हम कितना भी विद्रोह कर लें, लेकिन उसके अंदर क्या खास बात थी, उनके अंदर क्या थी, आधुनिकता थी। और आधुनिकता ने हमें ये समझ दी कि ये अंग्रेज है, ये हमें किस प्रकार से शोषित कर रहे हैं, हमें एक नई विचारधारा दी। और जैसे समाज सुधारक थे, इन्होंने भी समाज में एक नई विचारधारा को लाने का कार्य किया, जिसने क्या, आधुनिक सोच ने हमें तर्क शक्ति और समानता की भावना जमी। इससे हमें क्या पहुंचा, हमें एक दूसरे चीजों पर तर्क करना शुरू कर दिया। मतलब अंग्रेज कोई नीति लगाते तो हम सवाल पूछना शुरू किया कि हुआ तो क्यों हुआ, तथा लोगों में समानता की भावना भी फैलनी शुरू हुई। समानता की भावना मतलब कि सभी लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम जो आज के समय अंग्रेज जो फूट डालो और राज करो जैसी नीति अपना रहे हैं, इनके विरोध में लोगों खड़े होने शुरू हो गए। लोगों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकार अवधारणा को समझना शुरू किया। तो लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज है तो हमारे पर पूरी तरीके से शासन करने, हमारे भी कुछ अधिकार हैं जो उनसे हम वंचित हो रहे हैं, हमें उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा। अगले वाले पॉइंट की बात को, संचार और परिवहन के साधनों का विकास। तो क्या हुआ, भारत है वहाँ पर रेल, डाक, तार और समाचार पत्रों को भारत से जोड़ा। अब क्या हुआ, जैसे कोई, आप एक बात सोचो, आज सरकार की तरफ से कोई नियम बनाया गया और आपके पास उसकी सूचना नहीं पहुंची, तो चाहे कितना भी गलत नियम हो उसका, जब लोगों के पास सूचना नहीं पहुंचेगी तो उन्हें सही गलत का कैसे पता चलेगा। लेकिन आज के समय आप छोटी सी चीज़ समझो, पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो कुछ भी भ्रष्टाचार हो जाता था तो उसका भी पता नहीं चलता था, लेकिन आज छोटी सी भी बात जो सोशल मीडिया से तुरंत आपके पास पहुंच जाती है, तो क्या हो जाता है, सरकार पर जल्दी प्रेशर बनता है। तो यही है, पहले के समय क्या हुआ, उस समय धीरे धीरे जो संचार के परिवहन थे, जैसे रेलवे हो गई, डाक हो गई, समाचार पत्र हो गए, ये फैलने लग गए। इससे क्या, लोगों के पास सूचना पहुंचने लग गई और अंग्रेजों के खिलाफ छोटी सी बात होती थी उसका भी विद्रोह होना शुरू हो गया। इससे क्या, विचारों का आदान प्रदान हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्दों एकजुट होकर लड़ने लगे। तो क्या हुआ, जो इससे क्या, लोगों में जो विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ और लोगों के जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, हर कोई मुद्दे पर जो अंग्रेज है वो शोषणकारी नीति बना देते थे, इसके ऊपर क्या होने लगे, लोगों के पास पहुंचने लगे। और जो राष्ट्रीय हमारे आंदोलनकारी थे ये भी अपने जो समाचार पत्र निकाल कर क्या अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहते थे, कि इन्होंने कहानियां लिखी जो किसी के द्वारा समाचार पत्र निकाले गए। तो ये क्या हुआ, इससे लोगों के पास सूचना पहुंचने लग गई थी। अगला क्या, भारतीय भाषाओं में साहित्य का जागरण। अच्छा, एक सबसे खूबसूरत बात है, सबसे बढ़िया बात कही, जो आज आप कन्नड़ सिनेमा देखते हो, तेलुगु सिनेमा, राजस्थानी सिनेमा, गुजराती, ये जो राष्ट्रीय जो आज भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान है, ये भक्ति आंदोलन से शुरू होती है, राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे पहुंचती है तो बहुत ही प्रखर रूप से हो जाती है। क्यों, उस समय आप देखोगे, उस समय जो बड़े बड़े जो आंदोलनकारी होते थे वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र निकालते थे। तो इससे क्या होता है, अब कोई एक बात बताओ, मैं थाने थे विद्यार्थी हो, अगर थान कोई आदमी एक तो इंग्लिश में चीज़ बताओ, एक हिंदी में कोई चीज़ समझा, एक मारवाड़ी में समझा, कौन सी चीज़ थार जल्दी पकड़ में आओगी, मारवाड़ी में बताई चीज़ जल्दी पकड़ में आओगी। क्यों, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप कोई चीज़ से जुड़े रहा, अपनी मातृभाषा से आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहा। इंग्लिश में चीज़ अपने जल्दी सी समझ में क्या को नहीं आया, क्यों, क्योंकि भावना को नहीं उस चीज़ में, उस शब्द में समझ मांगी। तो यही है, जब ये लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखते थे तो लोगों का और ज़्यादा जुड़ाव होता चला जाता था। जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी और तमिल भाषाओं का इन्होंने जो आपके राष्ट्रकारी आंदोलन थे, इन्होंने इन सब भाषाओं का प्रयोग किया और इसके लेखन से माध्यम से लोगों में क्या, देशभक्ति की भावना धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई, जिसमें प्रमुख नाम थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब जो प्रमुख राष्ट्रकारी आंदोलनकारी थे, इन्होंने अपनी भाषा में, जिस क्षेत्रीय भाषा में होते थे, बांग्ला के जो
प्रमुख थे। उन्होंने बांग्ला में लिखा, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इन्होंने बांग्ला के अंदर लिखा। किसी कोई तमिल का, उसने तमिल ने लिखा। कोई गुजराती था, उसने गुजरात में लिखा है। तो इस तरीके से लोगों के पास अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी सूचना पहुंचनी शुरू हो गई थी। अगला है भारतीय समाज सुधार आंदोलन। साथ के साथ क्या हुआ, भारत में भी अलग अलग प्रकार के सामाजिक सुधार होने लगे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक निकल के आए, समाज जिन्होंने आपकी सती प्रथा को मतलब खत्म किया, लोगों को एक नई सूचना दी। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार का पाखंडवाद निकल के आ रहा था, इसको दूर किया इन्होंने। साथ के साथ स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व ने हमें अध्यात्म की एक नई पहचान दी। तो ये सब लोग क्या करते थे, इन सब लोगों ने हमें समाज में एक नई चेतना दी, लोगों में एक नई भावना दी कि आपको क्या है कि एकदम अपनी सोच को छोटा नहीं रखना है, अपनी सोच को बढ़ाना है, हमें सोच को और आगे जाकर ले जाना है। तो जब लोगों की सोच बढ़ती है तो उनको ये भी पता चलता है कि वो तर्क करना शुरू कर देते हैं, और जब व्यक्ति तर्क करता है तो गुलामी से उसकी बेड़ियां तुरंत हट जाती हैं। क्योंकि गुलामी की खूबसूरत बात यही होती है, जब तक आप गुलाम हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जिस दिन आपको गुलामी का पता चल जाता है उसी दिन आपकी गुलामी की बेड़ियां खुल जाती हैं। तो लोगों को धीरे धीरे गुलामी के बारे में पता चलने लग गया था। जैसे सती प्रथा, बाल प्रथा और अस्पृश्यता, मतलब जो सती प्रथा और बाल प्रथा जैसी जो अव्यवस्थाएं हमारे समाज के अंदर फैली हुई थी, उनको धीरे धीरे क्या हो गई, उनके प्रति लोग जागरूक होने लग गए थे। इन सब सामाजिक सुधार कार्य थे जिससे लोगों को सामाजिक समानता और आत्मगौरव का बोध हुआ। तो ये सब जो समाज के अंदर जो बदलाव हुए, इससे लोगों में क्या हुआ, सामाजिक चेतना फैली, समाज में लोगों के पास भावना पहुंची और राष्ट्रीय रूप से एक होना वो शुरू हो गए थे। विदेशों में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। अब क्या हुआ, भारत में आंदोलन का भाई कोई आदमी देखो देखी तो चीज बदला है ना, खरबूजन देखे खरबूजो रंग बदला है। यही क्यों विदेशी में भी स्वतंत्रता के आंदोलन उस समय हो रहे थे। प्रमुख क्रांतियां थी, जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति हो गई। तो ये सब क्रांतियों ने भी ये हमें एक क्या दिया, एक हमें संवेदना दी, एक हमें एक साहस दिया कि अगर वो समाज खुद में बदलाव कर कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो हम भी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होता है, जब आप दूसरा कोई व्यक्ति कर लेता तो उस और जो नई पीढ़ियां होती हैं वो और ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि अब तो ये काम करना बहुत आसान है, उसने किया तो हम भी कर लेंगे। तो यही होता है, इससे भारतीय लोग भी प्रेरित हुए विदेशी क्रांतियों से और उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई रूपरेखा दी। अगले वाला पॉइंट है 1857 की क्रांति। मानना कि 1857 की जो भारत में क्रांति है वो असफल जरूर रही, लेकिन वो प्रथम प्रयास था हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन का था। और उन्होंने ये दिखा दिया, बशर्ते हम हारे 1857 की क्रांति में, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंच गए थे कि हर व्यक्ति के अंदर ये भावना पहुंच गई कि अब बहुत हुआ, अब हमें इन अंग्रेजों को उखाड़कर फेंकना है। तो यही हुआ कि पहली बार लोगों को, शासन में जो समाज के लोग थे, इनको ये महसूस हुआ कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ सकते हैं। पहली बार लोगों को ये साहस दिलाने का इस क्रांति ने कार्य किया कि अंग्रेज कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम अंग्रेजों को इस देश से उखाड़कर फेंक सकते हैं। अगले वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अच्छा, ये 1885 की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हुआ, अब कोई भी एक बात सोचिए, आपके गांव में अगर 10 व्यक्ति अलग अलग कोई कार्य करें और 10 व्यक्ति एक जगह बैठकर कोई निष्कर्ष पर पहुंचकर कोई कार्य करें तो कौन सा अच्छा होगा। 10 व्यक्ति एक जगह बैठकर कार्य करेंगे तो क्या होगा, एक दिशा में कार्य होगा और सही जल्दी कार्य हो जाएगा। तो यही काम होगा। कांग्रेस ने क्या अलग किया, कार्य उस समय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो चल उस समय भी रहा था, बुद्धिजीवी लोग तभी भी थे, काम सारे हो रहे थे, लेकिन फर्क क्या हुआ आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का कि सारे लोग एक जगह आकर कार्य करना शुरू कर दिया। क्यों, अगर 10 दिशाओं में कार्य होगा तो कोई एक दूसरे का विरोध करने लग जाएगा, हो सकता है अलग अलग लोगों की विचारधारा होती है। जैसे कांग्रेस में भी गर्म दल और आपके साथ नरम दल बने थे, वही कोई क्रांति से लड़ना चाहता है, कोई आदमी विचार अपने प्रेम पूर्वक चीजें समझाना चाहता है। तो कांग्रेस की यही खूबसूरती थी, वहां पर कांग्रेस ने सभी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को एक छत के नीचे लेकर आए और जैसे कोई चीज नहीं निकल कर आती थी, अंग्रेज कुछ गलत कार्य करते थे, सभी लोग एकजुट होकर क्या करते थे, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते थे और उस पर विद्रोह की रूपरेखा मिलती थी। तो यही हुआ, एक संगठन का यही फर्क होता है। तो एक समाज को और एक भारतीय क्रांति को एक नई आवाज मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा।
अब निष्कर्ष की बात करें अपन, भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास धीरे धीरे किंतु प्रभावशाली ढंग से हुआ। तो भारतीय में जो राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इसमें क्या हुआ, जो उसकी भावना है उसका जो प्रचार है, वो उसके जो भावना को आगे बढ़ने का कार्य होता है, लेकिन धीरे धीरे जरूर होता है, लेकिन हुआ बहुत प्रभावशाली ढंग से। इस चेतना ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो ये जो चेतना फैली, इससे हमारे समाज के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी क्या होती है, नींव की रखी जाती है, और वही आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बनाने की दिशा में प्रेरित किया। और इसी आंदोलन ने क्या किया, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको बनाने की दिशा में कार्य किया। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, पेपर आपके सामने जरूर से यहाँ से प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है भारत का इतिहास, तो उससे संबंधित जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के कारण, घटनाक्रम और परिणामों पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने। आपको पता है ये प्रश्न एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप इस प्रश्न को हर हाल में कर दोगे। अब मैं आपको बताऊं, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 के, क्या हुआ, इसके प्रमुख कारण क्यों हुए, क्यों हुआ, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उनको द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कोई कारण बताए उन्हें डाल दिया गया था। समझ में आया, भारतीय को यह कहा गया कि आप हमारा सहयोग कीजिए, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा सहयोग करो और हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। इसके लिए क्रिप्स मिशन लेकर आए 1942 में, लेकिन अंग्रेज बहुत समझदार थे, भारतीयों को भी ये पता चल गया था कि ये बहुत समझदार अपना काम निकलवा कर क्या कर लेंगे, हमें स्वतंत्रता और देने का इनका कोई उद्देश्य है नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेकर युद्ध जीतने का सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो भारतीयों ने इनका पुरजोर विरोध किया, और साथ ही साथ महात्मा गांधी को भी अब ये चीज समझ में आ चुकी थी, अहिंसात्मक आंदोलन से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें हिंसा का प्रयोग लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने अब और उन्हें यह भी पता चल गया था कि अब जनता है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, सक्रिय हो चुकी है। अब हम पूर्ण रूप से, अंग्रेज उनकी सत्ता भी कमजोर होने लग गई, अब उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, पक्ष भी कमजोर है, अब अच्छा मौका है और उसका फायदा उठाते हो अब हमें क्या करना है, हिंसा का प्रयोग करना है और अंग्रेजों को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने जो 8 अगस्त 1942 के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर प्रस्ताव पारित कर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत कर दी थी। तो ये आपकी प्रमुख परिचय हुआ। अब क्या क्या कारण हुए और कहां से टाइमलाइन हुई, वो आपको सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीयों की अनदेखी। तो 1939 में जब विश्व युद्ध है वो आरंभ हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। अब क्या हुआ, भारतीय लोगों को बिना बताए ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया, वो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें शामिल कर लिया उन लोगों को, और उन्हें बताया भी नहीं, सूचित भी नहीं किया। इससे क्या हुआ, भारतीय लोग हैं, भारतीय जो राजनेता है वो पूर्ण रूप से नाराज थे अंग्रेजों से। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो 1942 में आपके सामने सर जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं उसको भेजा गया, उनकी जो पूरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनके द्वारा 3 लोगों को साथ उनके भेजा गया, ताकि क्या कर सके, भारतीयों को मनाया जा सके द्वितीय विश्व में क्या करने के लिए, समर्थन देने के लिए, और साथ के साथ भारतीयों को यह थोड़ा सा जुमला दे दिया जाए कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन भारतीय तब तक समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक प्रकार की चाल अंग्रेजों की, इनको भारत को स्वतंत्रता देने का इनका कोई उद्देश्य है नहीं। तो इससे क्या हुआ, उनका प्रस्ताव अस्पष्ट था, प्रस्ताव को अच्छे से मतलब भारतीय लोगों उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो क्या हुआ, 1942 में जो क्रिप्स मिशन है उसकी असफलता भी हो जाती है। तो इससे भी बहुत ज्यादा विद्रोह फैलने लग गया था। अगले गांधी जी की सोच में परिवर्तन। तो महात्मा गांधी को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार है वो इस देश को छोड़ेगी नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास करो हिंसात्मक रूप से लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन कोई मतलब है नहीं,
ये इनके लिए आपको हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब आखिर में इन्हें पता चल गया अब अंग्रेजों की सत्ता वो कमजोर होती जा रही है, विदेशी रूप से भी और भारत में भी। तो अब हमें क्या करना, आखिरी चोट मारनी है। तब इन्होंने करो मरो का नारा दिया कि अब हमें अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़नी है और इन अंग्रेजों को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। तो यही है, गांधी जी की सोच में परिवर्तन ने भी इस आंदोलन को शुरू करने में एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगला है, जनता में बढ़ता है संतोष। तो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, साथ के साथ खाद्य संकट और आर्थिक समस्याओं में भी जनता ने असंतोष बढ़ा दिया। तो हुआ क्या, उस समय भारत के अंदर क्या हुआ, अकाल भी आ रहा था, जो कृषि थी उसमें उसमें भी लोगों को क्या बहुत ज्यादा कर से परेशान हो चुके थे। साथ में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अलग अलग जो आर्थिक राजनीतिक रिपोर्टें पेश की गई, किताब लिखी गई, जिससे क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों से पैसा ले रहे हैं और अंग्रेज विदेश में अपने जो इंग्लैंड है वहां पर बेच रहे हैं। तो आर्थिक रूप से हमें कैसे कमजोर कर रहे हैं। तो जनता अब और ज्यादा जागरूक होने लग गई थी और साथ के साथ खाद्य संकट भी भारत में फैलने लग गया था। एक कृषि देश होते हुए भी, इतने बड़े व्यापक स्तर पर कृषि होती है और वहां पर खाद्य की कमी है, खाद की कमी है, तो क्या हो गया, खाद्य पदार्थों की, तो क्या हुआ, लोगों में आक्रोश और उत्तेजित होने लग गया। अब क्या होता है, आपको घटनाक्रम कैसे होते हैं, अगस्त क्रांति बोलते हैं जिसको। होता क्या, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की कार्यकारिणी मीटिंग होती है, मतलब कांग्रेस की जो राष्ट्रीय मीटिंग होती थी, उसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का जो प्रस्ताव हो वो नारा दिया कि भाई अब भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और कब दिया गया, 8 अगस्त 1942 को दिया गया। फिर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत अन्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। तो अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब ये आंदोलन है ये बहुत ही व्यापक स्तर पे फैलेगा, अब हमारे जाने के दिन आ गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत जो अगर आंदोलन और ज्यादा नहीं फैले इसलिए उन सब लोगों को क्या कर लिया, तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया, लोग और ज्यादा आक्रोशित होने लगे, लोगों में और विद्रोह की भावना फैल गई और देश भर में क्या होने लगे, विद्रोह होने लगे, हड़तालें होने लगी और हिंसात्मक घटनाएं आपको देखने को मिलती है अंग्रेजों के विरोध में। अब इससे क्या क्या किया है लोगों ने, रेलवे लाइनों को उखाड़ना शुरू कर दिया, है ना, टेलीग्राफ और डाकघरों को जलाना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और समानांतर सरकार जैसे बलिया, सतारा और मिदानपुर, यहाँ पर अंग्रेजों के को सत्ता को नहीं मानते हुए खुद की नई सरकार है उसको चलाना शुरू कर दिया भारतीय लोगों ने। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट रहे जिसमें आपके सामने रेलवे लाइनों को उखाड़ना, टेलीग्राफ को जलाना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और समानांतर सरकारों की स्थापना देखने को मिली है। परिणाम की बात करें, तीव्र और दमनकारी जो हिंसा है वो देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना का कठोर प्रयोग किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो आंदोलन था इसको दबाने के लिए क्या किया, पुलिस और सेना है उसका बहुत ही कठोर रूप से प्रयोग किया गया, जिससे क्या हजारों लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होने लगी और सैकड़ों लोग वो क्या हो गए, मर गए थे। तो बहुत ज्यादा लोग हैं, इन्होंने खुद से भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी, जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो गए। साथ के साथ बहुत सारे लोगों पर क्या हुआ, आपके सामने लोगों ने मृत्यु भी हो गई इस आंदोलन में। अगला वाला पॉइंट है, भारतीय नेताओं का लंबे समय तक कारावास में रहना। तो गांधी जी को लगभग 21 महीने तक उस समय कारावास में रखा और नेहरू जी को लगभग कितने, 3 वर्ष के लिए, 3 साल के काम पर रखा गया, आपको जो कारावास है जेल के अंदर रखा गया। भारत की स्वतंत्रता की ओर निर्णायक मोड़। तो ये आंदोलन है, ये भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये तत्काल तो सफल नहीं हुआ लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा जहां अंग्रेज पूर्ण रूप से उनको अच्छे से समझ में आ गया कि अब तो हमें इनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, स्वदेशी जो राज है उसको देना ही पड़ेगा। अगले वाला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय दबाव। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। तो युद्ध के बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं रह गई थी और उसके बाद में उन्हें खुद भी लगने लग गया था कि अब हम अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। एक अन्य भारत जैसा देश है जहाँ पर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, अब हमें क्या, उन्हें स्वतंत्रता को देना ही पड़ेगा। संयुक्त राज्य जैसे बड़े देश ने ब्रिटेन पर भारत छोड़ने को, स्वतंत्रता देने का दबाव बनाया। तो अब जो बड़े बड़े देश है उन्होंने भी ब्रिटेन पर क्या क्या दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब आप भारत देश को क्या कर दो, आप स्वतंत्रता दे दो। निष्कर्ष की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा जन आंदोलन था
तो ये भारत में असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया, और सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसके बाद में ये आखिरी सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, सबसे बड़ा जन आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलनकारी भारतीयों के दृढ़ संकल्प, एकता और बलिदान का प्रतीक बना। तो ये आंदोलन है, ये भारतीय लोग हैं उनके द्वारा जो संकल्प है, एकता और बलिदान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार समझ गई थी भारत में शासन करना संभव नहीं है, और इस आंदोलन के बाद में अंग्रेजों को अच्छे से समझ में आ गया था कि अब हमें भारत पर ज्यादा दिन अपन क्या कर सकते हैं, राज नहीं कर सकते हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, और 1947 में आखिरकार क्या कर दी गई, भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख जो कारण, घटनाक्रम और परिणामों का आपको विस्तार से सारी चीजें अच्छे से समझा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अगर प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको जरूर से कर देना है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा हूं, वहां पे बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप अन्य प्रश्न भी देख सकते हो।